नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज स्वागत है आपका सभी का। आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं सीटेट के आज के पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं मतलब जो बच्चे हैं पढ़ते हैं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ नहीं पे बहुत ध्यान दीजिए। तो इसका सिंपल से मतलब है कि पढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना बिल्कुल है, ये आवश्यक है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। ऐसा है कि नहीं, ये आपको बताना है, लास्ट में आंसर देना। ओके, आगे है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना बिल्कुल है। आगे है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल है। तो इसमें आंसर कौन सा सही नहीं है, मीन्स कौन सा अध्यापक को पढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए, वो ये है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो जो सबसे नेगेटिव नकारात्मक पॉइंट होगा वो आप उठा देंगे। आगे देखते हैं, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, या फिर कोई आपसी संबंध नहीं है, या फिर भूमिका नगण्य है। तो अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, अगर बच्चा बीमार है तो क्या अधिगम कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सांवेगिक स्वास्थ्य क्या होता है, अगर बच्चे का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा तब भी बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल इन दोनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को अगर अर्थपूर्ण अधिगम करना, अर्थपूर्ण अधिगम का क्या मतलब है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका कोई मीनिंग निकले, उससे कोई सार्थक लाभ निकले। तो क्या करना चाहिए अध्यापिका को, अगर कोई ऐसा अर्थपूर्ण पढ़ाना है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को तो व्यवस्थित कर पाएं, बिल्कुल करनी चाहिए, ये सही है। आगे, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। ये तो गलत है, योग्यता आधारित समूह नहीं बनाना चाहिए, उन्हें डिवाइड नहीं करना चाहिए कि अच्छे वाले को एक साथ बैठा दो, बेकार वालों को एक साथ बैठा दो। आगे, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिपेक्ष्य करने में सशक्त हों, ये भी एक ठीक है। ठीक है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। जो ढल रहा है उसे अपनाना चाहिए और जो विविधता है उसे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा कौन कौन सा आंसर सही हुआ, तीसरा सही हुआ और पहला सही हुआ, जो अध्यापिका को करना चाहिए। तो पहला और तीसरे में टिक लगा देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। तो अगर 2 या 3 आंसर भी सही हैं तो डरिए मत, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम एक डैश है और डैश है प्रक्रिया है। अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, अधिगम जटिल या सक्रिय है, या फिर सरल या रैखिक है, या सरल और व्यक्तिगत है, या जटिल और निष्क्रिय है। तो पहली बात, यहाँ निष्क्रिय शब्द है तो इसे हटा देंगे। ठीक है, आगे यहाँ व्यक्तिगत शब्द है, इसे हटा देंगे। व्यक्तिगत मतलब अधिगम कभी व्यक्तिगत नहीं होता। अगर आप बाहर जा रहे हैं, दुनिया में समाज में घूम रहे हैं, तो वो भी एक अधिगम है एक तरीके का, तो वो आपका व्यक्तिगत नहीं होता। रैखिक है, एक तरीके से अधिगम होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। अधिगम कई तरीके से हो सकता है, एक तरीके से नहीं है। अधिगम जटिल एंड सक्रिय है, ये आपका आंसर सही हो जाए क्योंकि अधिगम सक्रिय है। आगे देखते हैं, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए। क्या करना चाहिए, मतलब अगर धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है, मतलब बच्चे अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग समाज से आ रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उनको टालना चाहिए बच्चों कि जाओ तुम घर जाओ, तुम्हारी विविधता है, तुम अलग भाषा बोल रहे हो, नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसा करते हैं। या फिर उपेक्षित करना, फिर उन्हें उपेक्षित करते हैं, कह रहे तुम तो भाषा ही नहीं बोल पाते हो, हम कैसे पढ़ाएं। या फिर समझना चाहिए, या फिर अनदेखा करना चाहिए। तो जाहिर सी बात दोस्तों,
समझना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा पेपर आता है सीटेट का, अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगा के पढ़ लेंगे तो चाहे कोई भी लेवल हो पेपर का, मीडियम, सिंपल, टफ, कुछ भी हो आप कर लेंगे। आगे देखते हैं, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश है वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश है वातावरण के। तो प्रभावशाली अधिगम के लिए कैसे वातावरण की रचना करनी चाहिए, तो इसमें दो आंसर दिए हैं। तो पहला आंसर आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा सही है। तो अगर प्रभावशाली अधिगम करना है तो सहयोगिक वातावरण करना चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक के, जाके प्रतिस्पर्धिक वातावरण करना चाहिए बजाय सहयोगिक के। तो ये तो रॉन्ग हो गया, प्रतिस्पर्धिक नहीं करना चाहिए, सहयोगिक के। आगे भयावह, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। डरावना, डराना, मारना, कूटना, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। आगे प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्य वातावरण होना चाहिए, तो प्रतिस्पर्धिक नहीं होना चाहिए। अब समझिए, आप ही समझिए, अगर आप 5 लोग एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अब मान लो 5 लोगों को कोई काम दे दिया गया कि आपको अलग अलग करना है, आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो काम अच्छे से और जल्दी हो जाएगा, या एक दूसरे का सहयोग कर रहा है तब। तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें सहयोगिक हो और बजाय प्रतिस्पर्धी के। ठीक है, तो बच्चों में सहयोग की भावना बढ़े, ना कि प्रतिस्पर्धा की, एक दूसरे से जलन की। ठीक है, आपको समझ में आ गई ये बात। आगे देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? मतलब कौन सा उदाहरण इनमें से है जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगे? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो, या फिर सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना कि काम करो भैया, सीखो ना, तो ये तो गलत हो गया। वे कार्य देना जो बहुत सरल हो। देखो, सरल काम देना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल सरल काम देना चाहिए तो अधिगम काहे का। अगर मैं कह दूं आपको चम्मच दे दूं और कह दूं लो खाना खाना चालू कर दो, तो ये कोई काम हुआ? ये काम तो हुआ, सरल हुआ, लेकिन फिर इसमें अधिगम क्या का, किस तरीके से खाना है ये ना बताऊं तो फिर क्या बात है, तो ये गलत हो गया। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करवा के कंपटीशन नहीं करवाना। पाड़, पाड़ माने सहयोग, सहयोग उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों के चिंतन में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे जब चिंतन करते हैं उस विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पे ध्यान रखना, नहीं तो पता है एग्जाम के बाहर आके फिर रोते हो कि नहीं नहीं देख पाया था, ऐसा होता है कि नहीं? तो बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं और अपने सिद्धांतों की रचना करें, ये सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। आगे, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाना है। क्या ऐसा है कि बच्चे प्रत्यय या कोई चीज़ सीख नहीं सकते? ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। तो आगे देखते हैं, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण मतलब छानबीन की लालसा करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जरा-जरा से होते हैं तो वो मोस्ट ऑफ तो देखते हैं कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं होता है और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट का बल्ब कैसे बना या बाकी चीज़ें। आगे, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने की जन्मजात जिज्ञासा रखते हैं। अब जन्मजात तो होती, इंसानों के बच्चों में तो जन्मजात होती है, इवन जानवरों के बच्चों में भी जन्मजात होती है। तो बाकी सब तो सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था क्या सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा जो सही नहीं है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, जबकि वो सोच सकते हैं। इसमें क्या लिखा, स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाना है। खाली अध्यापक की यही भूमिका है कि जानकारी उपलब्ध करवाओ, बाकी कोई भूमिका नहीं कि उन्हें समझाओ, उनका इमोशनल अटैचमेंट करो या बाकी चीज़ें सारी हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। अगर बच्चे विद्यालय में फेल हो रहे हैं तो ध्यान रखना हमेशा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो रहा है तो उसमें टीचर की ही गलती मानी जाती है, तो अपनी गलती में लगा के आना। ठीक है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे में अधिगम का सामर्थ्य ना हो। आगे, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सफल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि विद्यालय ही सफल ना हो आवश्यकताओं को पूरी करने में? ऐसा तो हो सकता है। अभी आगे देखते हैं फिर कंफर्म करेंगे कौन सा सही है।
साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं। ऐसा भी नहीं है, तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्या बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हो सकती, कुछ में हो सकती, सब में नहीं हो सकती। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ये भी गलत है। मैं कह रहा हूँ चलो अभिभावकों में नहीं है, नहीं पढ़े लिखे, लेकिन फिर टीचर क्या पढ़ा रहा है, ये भी तो क्वेश्चन है। तो यही सही है कि निर्देश करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो या तो विद्यालय की गलती या टीचर की, हमेशा यही लगा के आना अपनी गलती। ठीक है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, अगर एक ग्रुप में आप लोग पढ़ रहे हैं और मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, जैसा अभी ऊपर बताया था, तो क्या होता है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो जो पॉजिटिव है वो लगा के आना, तो ये तो पॉजिटिव है, तो इसे कंसीडर करते हैं। अब इससे भी ज़्यादा कोई पॉजिटिव है, देखते हैं, तो उसमें लगाएंगे। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, ये तो बिल्कुल गलत है। आगे, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, मतलब सहयोग करके पढ़ना प्रभावशाली नहीं है, ये भी गलत है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है, ये भी गलत है। अगर बच्चे सहयोग करके ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो वो स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आप आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो ये वाला आपका सही हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया, एक कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। सबसे अच्छा इंसान कौन सा होता है, वही होता है जो जरूरत के अनुसार खुद को बदल ले, जैसी समय की मांग हो उस हिसाब से खुद को बदल ले। तो कक्षा में अध्यापिका अगर यही कर रही है तो ऐसी अध्यापिका को क्या कहेंगे? ऐसी अध्यापिका अध्यापक केंद्रित होगी तो वो तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो बच्चों के लिए काम कर रही है, बच्चों के लिए खुद को बदल रही है। प्रगतिशील कह सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, वो बच्चे केंद्रित है, बाल केंद्रित। व्यवहारवादी, इसे क्या व्यवहारवादी कह सकते हैं? जो आपके दो आंसर हैं, लेकिन उसमें सबसे सही आंसर वो ढूंढेंगे, प्रगतिशील। कुछ लोगों को आपने देखा है कि वो अपनी बात में अड़ जाते हैं और एक बार अगर उनके मुंह से निकल गया, कुछ भी निकल गया, तो उन्हें कितना भी समझाओ वो अड़ गए, वो अड़ जाते हैं कि जिससे उन्हें गलत न ठहराया जा सके। और प्रगतिशील इंसान क्या होता है, अगर वो गलत होता है तो अपनी बात को स्वीकार कर लेता है। तो यही चीज़ है, अगर उसे कहीं कमी दिखेगी तो उसमें बदलाव करेगी जिससे बच्चों को फायदा हो सके। समझ में आया? आगे देखते हैं, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें ध्यान रखना, कहाँ सही है वहाँ नहीं मत सोच लेना। तो कौन सा सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय पे होता है, ये गलत है। एक ही क्रम में होता है या सुनिश्चित समय से होता है? विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पुनर्निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। मान रहा हूं कि पुनर्निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है विकास, लेकिन पूरा ही इसके ऊपर डिपेंड होता है, पर्यावरण के ऊपर भी तो डिपेंड होता है, ये गलत हो जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक, या सामाजिक और आनुवंशिक, यही तो होता है। विकास एक सरल एवं एक दिशीय प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। विकास एक जटिल सरल प्रक्रिया कह सकते हैं, लेकिन एक दिशीय नहीं है। विकास, आप जवान होते हैं तो बूढ़े भी होते हैं ना, तो दो दिशीय हो गया। आगे, बच्चों में विकास बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये वाला सही, जो सबसे पॉजिटिव लगे। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि, मध्य बाल्यावस्था मतलब 6 से 8 वर्ष का बच्चा, का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मतलब 6 से 8 वर्ष के बच्चे कैसी हरकतें करते हैं? वो प्रतीकात्मक खेल का उभरना, क्या इस एज में प्रतीकात्मक खेल का उभरना होता है? ये तो बहुत छोटे बच्चों में होता है। कभी देखा 6 के बच्चे को मिट्टी की चीजें बनाते हुए? तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ऐसा माना जा सकता है। जो दिखाई पड़ रही उनके बारे में सोचेगा बच्चा, ये चीज दिख रही है तो इसका क्या मतलब है। आगे, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये नहीं कह सकते।
इस अवस्था में नहीं होता। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचना की क्षमता ये इस मध्य वाला अवस्था में नहीं होती है, ये बाद के कालों में होती है। मध्य वाला अवस्था में बहुत छोटा होता है बच्चा, रहती है क्लास थर्ड में है, या फिर तो क्लास थर्ड का बच्चा तो मूर्त मूर्त माने जो आसपास दिख रही उन चीज़ों के बारे में खाली सोच सकता है, अपने मन में बना के चीज़ें नहीं। अब मैं कह दूं गैलेक्सी के बारे में सोचो, तो क्या ये क्लास थर्ड का बच्चा सोच सकता है? ये तो आप सोच सकते हैं, अमूर्त है क्योंकि वो। तो खाली इतना होता है कि तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, जो दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो रॉन्ग हो गया। कि बहुत कम भूमिका होती, ये भी रॉन्ग हो गया। विद्यालय प्राथमिक कारण है बच्चों की सामाजिकरण में, क्या विद्यालय ही प्राथमिक कारण है? ये भी रॉन्ग हो गया। विद्यालय एक द्वितीय कारण है बच्चों की, अगर आपने पढ़ा हो प्राथमिक और द्वितीय कारण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? गुणात्मक रूप का मतलब क्या होता है? मतलब गुणे में बढ़ना, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, मतलब डबल होना। तो वयस्कों की सापेक्ष अलग होता है बच्चों में। तो ये जीन पियाजे ने कहा था, अगर आपने पढ़ा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, मैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।